क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री के स्टॉक मार्केट में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 5 to 10 ईयर्स रिटर्न ही ना आए? ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है, पहले ही मैंने कई बार ये आप लोगों को डिटेल में समझाया है। तो इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा होता है कंट्री और स्टॉक दोनों के मामला में, तो ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उस समय हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? क्या फुल्ली इन्वेस्टेड होना चाहिए, या फिर पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, या फिर कितना निकलना चाहिए? इंडिया का 10 ईयर जीसेक बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको रिलीफ देखने को मिलेगा ना, 7% प्लस था, 7.1012 इस तरह का था। अब देखिए कितना नीचे आया है, 6.69%। इसीलिए अगर आप लोग के पास डेट फंड्स हो गए ना, तो इधर कुछ दिनों से थोड़ा बहुत रिटर्न आप लोग का बढ़ के आया होगा। देखिए हो क्या रहा है ना कि जो FIIs हैं एक जगह से बहुत ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं और एक जगह बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। जीसेक मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पे FIIs के लिए टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो वो बहुत बड़ा रिलीफ दे रहा है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में FIIs का। पहले थोड़ा बहुत आ रहा था, जीसेक की बात मैं बोल रहा हूँ, डेट मार्केट में। जून महीने में डेट मार्केट में FIIs के द्वारा इंडिया में 41,773 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो आइडियली जब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे यील्ड थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रहा है मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा और यील्ड नीचे आएगा, क्योंकि प्राइस और यील्ड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे ये अमाउंट सुनकर लग सकता है कि अरे रुपी को तो और ज़्यादा अप्रिसिएट करना चाहिए। मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, रुपी तो 95 या 95.5 के आसपास चल रहा है, पहले से स्टेबिलिटी आया है, लेकिन वो बात तो नहीं। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इक्विटी से बिकवाली हो रहा है ना। इक्विटी जून में देखेंगे तो 49,340 करोड़ के आसपास का बिकवाली हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि पहले के मुकाबले अगर आप FIIs का बाई सेल देखेंगे इक्विटी मार्केट्स में, तो पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट आया है। कभी बिकवाली हो रहा है, कभी ख़रीदारी भी हो रहा है। इनफैक्ट अगर जुलाई मंथ का देखेंगे तो अभी तक थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ही है, ठीक है। तो इस तरह से कहीं कोई खास बड़ा निगेटिविटी FII फ्रंट पे भी नहीं है, मिक्स होकर। देखिए रुपी बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा स्टेबिलिटी रहे। अगर रुपी में स्टेबिलिटी नहीं आया तो FIIs इंडिया में नहीं आएंगे। इक्विटी मार्केट्स की बात मैं बोल रहा हूँ, डेट में तो ऑलरेडी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। तो यहाँ पे रुपी जितना ज़्यादा स्टेबल हो अच्छा है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि भाई जितना ज़्यादा रुपी डिप्रिसिएट करेगा FIIs का रिटर्न उतना घट कर आएगा, क्योंकि वो तो डॉलर टर्म्स में इन्वेस्ट करेंगे ना, और पैसा बाहर ले भी जाएंगे तो डॉलर टर्म्स में वापस ले जाएंगे, इसीलिए उनको नुकसान होता है। तो बिल्कुल नहीं, एक तो भाई रिटर्न नहीं आ रहा है इंडियन मार्केट से, ऊपर से रुपये भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएट कराओगे तो उनका रिटर्न तो नेगेटिव में पूरा चला जाएगा, और बाहर तो रिटर्न आ रहा है। इस रीज़न से मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे जैसे रुपये में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, अब तो देखने को मिला है ना, पहले तो जैसे डिप्रिसिएट हो रहा था लग रहा था कहीं 100 ना चला जाए, तो पहले के मुकाबले तो हाँ भाई देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था ना कि कोई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं करेगा जो भी कदम उठाएगा उसके कारण। हाँ, उससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, और प्लस जिस तरह का डिप्रिसिएशन हो रहा था तेज़ी से ना, वो डिप्रिसिएशन काफ़ी हद तक रुक जाएगा, जो कि फ़िलहाल देखने को भी मिल रहा है। अब जान लेते हैं कि किसी भी कंट्री के स्टॉक मार्केट में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल 10 साल कोई रिटर्न नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हो रहा हो तो पता कैसे चलेगा कि ऐसा हो सकता है, और अगर हो रहा हो तो क्या करें, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कंट्री को कवर कर लेते हैं, कंट्री के स्टॉक मार्केट को। तो देखिए कंट्री में आपको मैंने हमेशा बताया ना कि बहुत चीज़ें, ऑफकोर्स मैक्रो बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन 3 चीज़ आपको, ये 3 पॉइंटर्स हमेशा ध्यान में रखने, उससे आपको इकोनॉमी का अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। सबसे पहले तो देखो स्टॉक मार्केट है, तो उसके पर्सपेक्टिव में सबसे पहले तो आपको अर्निंग ग्रोथ देखना चाहिए कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, पिछले साल कैसा था, लॉन्ग टर्म एवरेज कैसा है, शॉर्ट टर्म एवरेज कैसा है, मीडियम टर्म एवरेज कैसा है, अभी कैसा चल रहा है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर में क्या लग रहा है कि क्या होगा। उसी तरह से नॉमिनल GDP प्लस इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, फ्यूचर में क्या लग रहा है, वहाँ कैसा मूवमेंट आएगा। बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ कैसा चल रहा है, ये पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट है नहीं है, या फिर वैसा ही है, फ्यूचर में क्या लग रहा है। सभी कुछ याद रखें कि अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, और फ्यूचर में जो हो सकता है वो पहले के मुकाबले कैसा होगा। ये 3 पॉइंटर्स हैं ना, ये 3 पॉइंट्स, ये हमेशा ध्यान में रखें। इससे आपको अच्छा खासा आइडिया किसी भी इकनॉमी का मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, लेकिन ये 3 पॉइंटर्स से भी आइडिया मिल जाएगा।
एक बार आपने ये सब चेक कर लिया, उसके बाद आपको वैल्यूएशंस भी ज़रूर देखना है। देखिए, अगर किसी इकोनॉमी में लंबे समय तक रिटर्न नहीं आ रहा है, 5 साल 10 साल होता है ना, मैंने जापान का आप लोग को एग्जांपल दिया था, 10 साल के आसपास कोई रिटर्न नहीं। यूएस में भी 4-5 साल के आसपास कोई रिटर्न नहीं। इंडिया में भी 3-4 साल का ऐसा पीरियड हुआ है जबकि रिटर्न नहीं आया है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि भाई इसका जो जीडीपी पहले ज़्यादा हुआ करता था उसमें कमी आ गया है, बैंकिंग सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ जो कि पहले ज़्यादा हुआ करता था कमी आ गया है, अर्निंग ग्रोथ कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ पहले ज़्यादा हुआ करता था वो कम हो गया है, इससे आपको आइडिया मिलेगा। और यहाँ अगर फ्यूचर में भी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ सालों तक, मतलब ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गया पूरे इकोनॉमी में। एक तो होता है शॉर्ट टर्म का, इंडिया में हुआ था ना 2024 में, यही हुआ था हमारे साथ, इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आया, वैल्यूएशन भी ज़्यादा हो गया। तो जो भी मैंने आपको बताया ना, अर्निंग ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, सभी में प्रॉब्लम था। आप चेक कीजिए 24-25 में। उसी तरह से स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये सब मिल के स्टॉक मार्केट अब तो देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2 ईयर से कोई खास परफॉर्मेंस तो है नहीं। ये रीज़न था, लेकिन ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं था, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम था, क्योंकि इंडिया में अब फिर से चीज़ें इम्प्रूव होने लगी हैं। अर्निंग ग्रोथ पहले के मुकाबले इम्प्रूव हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी भी लग रहा है 10% क्रॉस कर जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम का ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा 14-15% इस तरह का आ रहा है, और वैल्यूएशन भी पहले के मुकाबले रीजनेबल हुआ है। इसीलिए इंडिया का वो जो प्रॉब्लम था वो शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम था, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं कि भाई 5 साल 10 साल तक ऐसा चलता रहेगा। वो होगा तो सही बात है, रिटर्न नहीं आएगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि अगर किसी स्टॉक मार्केट में पिछले 2-3-4 साल से बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गया है, हद से ज़्यादा होता है ना कि 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया 4-5 साल में रिसेंटली, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अगले कुछ सालों तक रिटर्न नहीं आए, क्योंकि मार्केट ने पहले ही आपको रिटर्न दे दिया, अब वो एवरेज आउट करेगा। ये सब बेसिक चीज़ है, आपको हमेशा ये सब समझ के रखना है। और हमेशा फ्यूचर पोटेंशियल देखें, ठीक है, क्या हो सकता है। अभी तक आए ठीक है भाई, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम दिखा तब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से रिएक्ट करेगा। ये हो गया कंट्री का। अब कंपनी में क्या देखेंगे, कंपनी में अगेन आप सबसे ज़्यादा जरूर क्या, अर्निंग ग्रोथ, दैट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ देखें कि भाई कैसा चल रहा है, फ्यूचर में क्या लग रहा है कि हो सकता है, जिस भी इंडस्ट्री में है, सेक्टर में है, उसका प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है। आरओई देखे, आरओसी देखे, पहले से कंपेयर करें कि पहले किस तरह का ग्रोथ आ रहा था। अब कोई कंपनी है, मान लीजिए कि वो 30% से ग्रो कर रहा था ना, एनुलाइज रफली CAGR रफली 30% से ग्रो कर रहा था, अब उसका ग्रोथ आ गया 20% पे, ठीक है। तो आप तो बोलेंगे अरे फंडामेंटल बहुत अच्छा है कंपनी का भाई, 20% का ग्रोथ कोई कम ग्रोथ तो होता नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो आप तो बोलेंगे कंपनी अच्छा कर रहा है, लेकिन भाई आपको ये देखना है कि कंपनी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशंस था वो 30% ग्रोथ का दिया हुआ था, अब वो ग्रोथ 20% पे आ गया है, तो उसका वैल्यूएशन नीचे जाएगा, मतलब स्टॉक या तो तेज़ी से नीचे गिर जाएगा या फिर रिटर्न ही नहीं आएगा। तो ये सब आपको समझना होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल्स में सिर्फ आपको प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ROE ROC नहीं देखना, आपको वैल्यूएशन भी देखना है। भाई पहले तुम 40% का प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रहे थे, उसके अनुसार तुमको 60, 70, 80 का PE मिला हुआ था, अब तुम्हारा ग्रोथ आ गया 20% पे, तब फिर से भाई तुम 70-80 का PE रेशियो कमांड नहीं करोगे ना, PE रेशियो तुम्हारा बहुत नीचे आ जाएगा, 30-40 पे आ जाएगा, या फिर उससे भी नीचे, अगर मार्केट को लग रहा है कि शायद और प्रॉब्लम आने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये सब हमें समझना होगा। जनरली ना कमेंट में आप लोग लिख देंगे फंडामेंटली अच्छा, भाई हमेशा ध्यान में रखें कि कंपनी और स्टॉक में डिफरेंस होता है। कंपनी कितना भी अच्छा हो, अगर वैल्यूएशन सही नहीं है तो अच्छा स्टॉक नहीं बोला जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखें, और ये भी ध्यान में रखें कि फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत ज़रूरी होता है कंपनीज़ का। जैसे SpaceX बेस्ट एग्जांपल है ना भाई, कोई प्रॉफिट तो ओवरऑल देखे अगर कंपनी का तो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी किस तरह का IPO आया है ना, कितना ज़्यादा वैल्यूएशन SpaceX। उसी तरह से OpenAI आने वाला है, एंथ्रोपिक आने वाला, उसका कोई प्रॉफिट तो है नहीं, तो वहाँ फ्यूचर पे चल रहा है, ठीक है। इस तरह की कंपनीज़ में रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा रहता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि अगर क्लिक कर गया, सही कर गया, तब तो सही बात है, रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब आप ध्यान में रखें। अब है कि इस तरह का सिचुएशन में करें क्या। तो देखिए, एक तो पहले भी हमें आइडिया मिल जाता है, ऐसा बोलना कि हमें पता नहीं चलेगा सही नहीं है। अब आप
कोई स्टॉक मार्केट ना 2-3 साल 4 साल में ही कई गुना होने लगे, इंडिया में भी ऐसा होता था पहले, हो चुका है इस तरह का रिटर्न, तो वहाँ तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई पहले जो निफ्टी 50 का वैल्यूएशन 20-25 के रेंज में था, अब वो 35 चला गया, 40, यू नेवर नो ना, मिड कैप का जैसे 30-35 रहता था, वो 50-55 चला गया, तब तो वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है गिरने का। तो अगर वैल्यूएशन उतना ज़्यादा हो जाए तो आइडियली हमें ऑफ कोर्स अपना जो एक्सपोजर है कम तो करना चाहिए। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली बता देना कि भाई 100 रुपीज़ इन्वेस्टेड है तो कितना निकाल लें, बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि उस समय सिचुएशन क्या है और क्या लग रहा है। लेकिन फिर भी ये बात तो बिल्कुल सही कि अगर उस तरह का वैल्यूएशन हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे तो थोड़ा पैसा तो निकालना बिल्कुल बनता है। वो थोड़ा पैसा 20-30% भी हो सकता है और 40-50% भी हो सकता है। पूरा पैसा निकालने के जनरली मैं फेवर में नहीं रहता हूँ, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, लेकिन हाँ, अगर उस तरह का कुछ वैल्यूएशन हो जाए तो बिल्कुल पैसा निकालने का मतलब बनता है, हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त ये भी ध्यान में रखें कि प्रिंसिपल अमाउंट को थोड़ा बचा कर रहें। देखिए स्टॉक मार्केट है, बिल्कुल सही बात है, गिरेगा 10%, 20%, 25%, इवन 30%, इतना तक झेलना चाहिए हमें आइडियली, क्योंकि उसके बिना तो आपका लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट गिरता रहता है। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट को 50-60% तक नहीं गिराना चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 50% गिर जाता है तो उसको फिर प्रिंसिपल वापस आने में 100% का रिटर्न आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है, स्टॉक मार्केट है, अप डाउन चलता रहता है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए कि आप डिसाइड करें कि आपको कितना झेलना है। ये नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग लिखते हैं कमेंट में मेरा 70-80% प्रिंसिपल ही गायब हो गया है, प्रिंसिपल अमाउंट। अरे भाई तो वापस कब आएगा? आपके पास 20-30 रुपीज़ बच गया 100 में, वो कितना रिटर्न जनरेट करेगा, कब जनरेट करेगा? आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस नहीं आ पाएगा। तो लॉस बिल्कुल हमें लेना चाहिए, स्टॉक मार्केट है, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि 70-80% ही हमने पूरा लूज़ कर दिया, वापस ही नहीं आएगा आपका पैसा ना। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें, बड़ा और छोटा इन्वेस्टर। अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, उसका आप इंटरव्यू उन लोगों का सुनते होंगे, हज़ारों करोड़ का उनके पास है शेयर्स, हज़ारों करोड़ होता है ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास। तो वहाँ हज़ारों करोड़ है, अगर एक स्टॉक में मान लीजिए उसने 20-30 करोड़ 50 करोड़ लगाए हुआ है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन उनके लिए बड़ा अमाउंट नहीं है वो 20-30-50 करोड़, ठीक है, क्योंकि हज़ारों करोड़ है उनके पास। वहाँ पे बोलेंगे अरे मेरा स्टॉक तो 40-50% भी गिर गया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका एक छोटा सा हिस्सा है भाई, उनके पास इतना सारा पैसा है, छोड़ दिया। अगर क्वालिटी उनको ठीक लग रहा है चलो वापस आ जाएगा, कुछ हो जाएगा तो छोड़ दिया। हम नहीं छोड़ सकते, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। ये नहीं कि भाई 50-70% गिरा हुआ है, हम छोड़े हुए हैं आराम से कि भाई जब होगा तो देखेंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास लिमिटेड पैसा है। तो बिल्कुल लॉस झेलेंगे हम 20-25%, इवन 30% अगर क्वालिटी बहुत अच्छा है तब। लेकिन 50-60-70% वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक, मैं बार बार प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहा हूँ। देखिए एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है रिटर्न्स, दोनों में थोड़ा डिफरेंस लेकर चलें। एक होता है ना कि आपने रिटर्न्स बहुत ज़्यादा जनरेट किया हो, उसमें थोड़ा सा कमी आ रहा है तो वो काफ़ी हद तक हम झेल लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट ही जब आपका 50-60% उड़ने लगे तो आपके पास फिर कुछ बचेगा नहीं ना, आप बात समझिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉस आइडियल हमें नहीं लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में तो इस तरह का प्रॉब्लम शायद ही कभी आए, स्टॉक्स में इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए आइडियली, ठीक है। डाइवर्सिफाइड फंड्स रखें और उसको छोड़ दें, गिरे जितना भी गिरे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको ना। 20-30% गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, छोड़ दें। हाँ, प्रोवाइडेड डाइवर्सिफाइड फंड्स हो। सेक्टर थीमेटिक फंड तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे, अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी है तभी जाएँ। सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए जाएँ, कोई हेडेक नहीं, लगा के छोड़ दें। स्टॉक्स में आपको केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर है वो देख रहा है, स्टॉक्स में आप खुद फंड मैनेजर है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखें कि भाई सिर्फ क्वालिटी अच्छा नहीं हो कंपनी का, वैल्यूएशंस भी रीज़नेबल हो। अगर हद से ज़्यादा वैल्यूएशंस है तो हो सकता है कि कई सालों तक उस स्टॉक में रिटर्न ना आए। तो अगर वैसा कहीं आपको दिख रहा है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे चेंज करने का मतलब बनता है। ये नहीं कि पैसा निकाल के अपने पास रख लिया। भाई एक स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, पहले हो सकता था ना 30-40% का प्रॉफिट ग्रोथ, अब हो गया 20% का प्रॉफिट ग्रोथ, लगातार गिर रहा है, उसी के कारण गिर रहा है, रीज़न यही है। तो वहाँ नहीं बोलेंगे बहुत अच्छे क्वालिटी का, जी नहीं, अच्छे क्वालिटी का क्या कंपनी है। स्टॉक मार्केट फ्यूचर देखता है, पहले क्या होगा उसको कोई मतलब नहीं है। लग रहा है कि फ्यूचर उसका ख़राब है तो ठीक है, दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे। इस तरह से देखिए शॉर्ट टर्म 1-2 क्वार्टर या थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाता है ना कंपनी में कि नहीं भाई अब ये 40% ग्रो ही नहीं करेगा कभी, अब ये 20% पे आ गया हमेशा के लिए,
वहाँ पे तो कॉल लेना पड़ेगा ना भाई कि ये सही बात है, अब तो लगातार धीरे धीरे गिरेगा, फिर से वो ऊपर भी जाएगा, मैं ये नहीं बोला ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन पहले अच्छी तरह से गिर जाएगा, वो एडजस्ट कर लेगा खुद को 20% प्रॉफिट ग्रोथ के अनुसार, उसके बाद से फिर से वो ऊपर जाने लगेगा। तो वहाँ ये देखना है कि भाई मैंने जो पैसा लगाया वो कितना गिरेगा, कितना गिर सकता है, उसके अनुसार हमें कॉल लेना होता है। इंडियन मार्केट्स का प्रोस्पेक्ट देखेंगे तो देखिए पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे तो प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। जीएसटी का नंबर्स आपने देखा, ऑटो सेल्स का नंबर देखा, इवन एफएमसीजी कंपनीज का भी जो कमेंट्री आ रहा है उनको भी लगता है कि भाई जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं। ऑफ कोर्स मॉनसून देखना पड़ेगा कैसा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके कारण कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर फिलहाल तो यही लग रहा है कि नहीं पड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पे ऑफकोर्स हमें नज़र रखना है। यूएस इंटरेस्ट रेट भी फिलहाल नहीं लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बढ़ने जा रहा है, बढ़ेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऑफकोर्स उसका हम आइडिया भी मिलेगा, बट एनी हाउ इन चीज़ों के कारण हम पोर्टफोलियो में कोई बड़े चेंजेस तो करते नहीं। लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ध्यान में रखें। क्रूड ऑयल देख रहे थे ना, 110, 115, 120 शॉर्ट टर्म में बिल्कुल प्रॉब्लम आया, लेकिन अब मैटर नहीं करता, फिर से नीचे आ गया, फिर से मार्केट एडजस्ट करके अब धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। इसीलिए मैं तो ऑलमोस्ट, मैंने बताया था ना 20% कैश, तो मैं तो भाई पूरा ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से गिर भी जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, लेकिन हाँ मुझे एटलीस्ट पर्सनली लगता है कि यहाँ से चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव करनी चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।